आप लोग? बढ़िया। सो बच्चा लोग, हमने अभी तक हमारे चैप्टर 9 का प्लेन मिरर में काफी डिटेल में डिस्कस किया है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड ऑफ प्लेन मिरर अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अब बच्चा लोग, आज हम देखने वाले हैं कितनी इमेजेस बनेगी अगर हम प्लेन मिरर को अलग अलग तरीके से रख के देखें तो। नंबर ऑफ images formed by plane mirror। चलिए देखिए, आज का लेक्चर बहुत ही आसान रहने वाला है और बहुत ही छोटी छोटी और प्यारे प्यारे बातें करनी है आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्लेन मिरर को पैरेलल रख देंगे। Two mirrors are kept parallel। बच्चा लोग, हम पहले तो पूरी कॉन्सेप्चुअल बातें सीखेंगे और उसके बाद एक शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे कि इमेजेस कितनी बनेगी उसको पता लगाने का एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, और उसके बाद एक फॉर्मूला भी देखेंगे। बट पहले हम बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स की। सपोज करो यहाँ पे हमने दो मिरर ले लिए हैं, दोनों को एक दूसरे के सामने रख दिया है पैरेलली, और इसके बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट पड़ा है। अब ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से भी 1 सेंटीमीटर है एंड यहां से भी 1 सेंटीमीटर है। सो बताओ कितनी इमेजेस बनेगी। अब देखो हम क्या करेंगे, ये मैं एक इमेजिनरी रे ड्रॉ कर दिए, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, इसको बोल देता हूं M1, इसको बोल देता हूं M2, मिरर 1 मिरर 2। चलिए सबसे पहले इसके कारण देखते हैं कि कितनी इमेजेस बनेगी, या सबसे पहली इमेज किस तरीके से कौन सी बनेगी। तो एक हमने रिफ्लेक्शन ले लिया इधर, एक रिफ्लेक्शन इधर ले लिया। अब बच्चा हमको पता है कि ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होगा उतनी ही दूरी पे इमेज होगी, यानी आपकी इमेज जो है वो यहां कहीं होगी 1 सेंटीमीटर पे। इसको मैं बोल देता हूं I1। सो I1 के लिए रेड डायग्राम कैसे हो जाएगा, यस और नो। सिमिलरली ऐसा ही कुछ सिनेरियो हमको मिरर 2 के लिए देखने को मिलेगा। 1 सेंटीमीटर इधर, सो ये भी 1 सेंटीमीटर यहां हो जाएगा। ये इसकी इमेज आ गई, इसको हम बोल देते हैं I2। सो एक रिफ्लेक्शन इधर, एक इधर, ये हो गया इसके लिए रेड डायग्राम, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे होगा क्या, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो इमेज है ना, ये इमेज अब इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, I1 will now be the virtual object, the virtual object। बच्चा अगर पता है, आप कभी कुछ कपड़ों की दुकान पे जाते हो तो चेंजिंग रूम में जाते हो तो वहां पे दोनों तरफ मिरर लगे रहते हैं, और आप जब उस मिरर में देखते हो तो आपको अपनी अनगिनत इमेजेस अंदर अंदर दिखाई देती है। यहाँ पे देखो बहुत सारी इमेजेस दिखाई देगी, यहाँ पे देखो तो बहुत सारी इमेजेस दिखाई देगी। फिर आजकल है ना ऐसे शोपीस आते हैं जिसमें आपको अपनी लंबी 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 इमेजेस दिखाई देती है। अरे एक्चुअली वो कुछ नहीं है, वो प्लेन मिरर का खेल है और कुछ नहीं है। आप जब कोई ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, दो मिरर आमने सामने हैं, तो उसमें होगा क्या कि पहले आपकी दो इमेज बन गई, एक इस मिरर के कारण, एक इस मिरर के कारण। फिर ये जो इमेज है ना, ये इमेज एज एन ऑब्जेक्ट काम करती है। क्या काम करेगी, एज एन ऑब्जेक्ट। किसके लिए, इसके लिए। देखो ये मिरर का तो पीछे वाला भाग है, अब मिरर के पीछे से तो रिफ्लेक्शन हो नहीं सकता, सो इस मिरर के लिए ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या ये असली का ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये असली का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम इसको कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बच्चा वर्चुअल ऑब्जेक्ट याद रखना, इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में बहुत सारे ऐसी चीजें हम देखेंगे जहां पे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम लेंगे। तो बच्चा इसके कारण, अब ये ऑब्जेक्ट के कारण एक और इमेज बनेगी। जैसे कि अब ये इस मिरर से कितना दूर है, 1 1 1 3 सेंटीमीटर दूर है। इसका मतलब 3 सेंटीमीटर की दूरी पे एक और इमेज बनेगी,
उसको हम बोल देते हैं I3। अब जैसे कि ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया इसके लिए, सिमिलरली ये भी तो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस मिरर के लिए, है कि नहीं? सो 1 2 3 इस मिरर के लिए ये इमेज कितनी दूर है? 3 सेंटीमीटर। तो इसकी एक और इमेज बन के आएगी इधर कहीं, ये हो जाएगा I4 और ये डिस्टेंस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्या बस इसमें अंत हो जाएगा? नहीं, अरे ये एक और ऑब्जेक्ट बन गया इस मिरर के लिए, ये वाला एक और वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया फिर से। तो फिर से इसका रिफ्लेक्शन होगा और फिर से इसकी ऑब्जेक्ट बनेगी, इमेज बनेगी इस तरफ। ये I4 की एक और इमेज बनेगी इस तरफ। कितनी दूर बनेगी जरा ध्यान से देखो, इस मिरर से उसका डिस्टेंस कितना है? 1 1 3 5 हो गया, मतलब 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक और इमेज बन जाएगी। चलो उसको हम बोल देते हैं I5। अब अच्छा ये जो I3 है, अरे ये भी तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसका मतलब हर एक इमेज सामने वाले मिरर के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनती जाएगी, इमेज बनती जाएगी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज का होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। सो अगर मुझे इसमें बताना हो नंबर ऑफ इमेजेस, वो हो जाएगा इंफिनिटी। कोई इसका रोक ही नहीं, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। एक इमेज सामने वाले के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता ही जा रहा है। सो कितनी इमेजेस बनेगी यहाँ पे? इंफिनिटी इमेजेस। कब? जब दो मिरर एक दूसरे को पैरेलल रखे गए हो एंड बीच में कोई दूसरा मीडियम ना हो, या बीच में कोई ओपेक सब्सटेंस ना हो। ट्रांसपेरेंट होगा तो चलेगा, ओपेक सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। अब चलो, अगर मैं दो मिरर को पैरेलल लेता हूं लेकिन थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं। ये एक मिरर है, इसको बोल देते हैं M1। ये एक दूसरा मिरर है, इसको बोल देते हैं M2। और मैंने ऑब्जेक्ट जो है ना यहां पे बीच में कहीं रखा है, लाइन जॉइनिंग दिस टू मिरर्स। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? कितनी इमेजेस बनेगी? तो एक तो इसके कारण, एक तो इसके कारण। चलो ले लेते हैं उसको। एक इधर जाएगा, देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर दूर है, सो इमेज भी 1 सेंटीमीटर दूर होगी। सो ये बना लेते हैं इसकी व्हाट वी से रे डायग्राम। ठीक है, ये यहां गया, यहां से निकल गया। हमें दो रे चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए, एक रे ये ले ली और दूसरी एक रे ये वाली ले लेते हैं। सो ये जैसे आएगी वैसे निकलेगी। बच्चा 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, हमने पढ़ा हुआ है कि 90 डिग्री पे जो रे आती है वो उतने ही डिग्री पे वापस चली जाती है। और ये भी बन के इधर ही आने वाला है, मतलब ये बन गया। चलो मैं बोलता हूं I1। सेम चीज उस साइड भी होने वाली है, ये 1 सेंटीमीटर। सो इसकी इमेज भी 1 सेंटीमीटर पे बनेगी। एक रे गई 90 डिग्री पे और 90 डिग्री पे वापस, दूसरी रे यहां से एंड ये, और इसको हम बोल देते हैं चलिए I2। क्या इसके आगे और कुछ होगा? देखो अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो इधर पड़ा है। क्या ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के आगे है? इस समय क्या हो रहा था, ये वाला ऑब्जेक्ट इस मिरर के आगे पड़ा है, सॉरी इमेज, ये इमेज इस मिरर के आगे बन रही है। क्या ये इमेज इसके आगे कहीं बन रही है? नहीं, इसके टॉप पे बन रही है। हाँ, एक चीज है, अगर हम फील्ड ऑफ व्यू की बात करें, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फील्ड ऑफ व्यू, तो ये सीधी सी बात है कि इसके फील्ड ऑफ व्यू में आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने दो, एक जहां पे खत्म हो रहा है वहां से दूसरा रखा है, स्ट्रेट नहीं है। सो इमेज होने के कारण अब इसकी एक और इमेज यहां नहीं बन पाएगी। आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे दोनों मिरर के बीच में एक कपड़ा रख लिया या कुछ एक चीज रख ली है। इसका मतलब इस केस में, कौन से केस में? जहां पे पैरेलल तो है लेकिन ओरिएंटेशन कैसा है कि एक मिरर खत्म हो रहा है तो दूसरा मिरर चालू हो रहा है। इस समय सिर्फ और सिर्फ दो ही इमेजेस बनेगी। कितने? ओनली एंड ओनली 2 इमेजेस।
समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा लोग? सर वहाँ पे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस से होगा ना। ओके, अब हम सेकंड केस ले लेते हैं जहां पे दो मिरर को हम परपेंडिकुलर रखेंगे। टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर, मतलब एक मिरर हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया और दूसरा मिरर हम ऐसे ले रहे हैं। बच्चा देखो, कोई भी ओरिएंटेशन हो, अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बिकॉज हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आपको बोल दिया जावे शो द इमेज फॉर्मेशन बाय द टू मिरर्स केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, या केप्ट एज शोन इन फिगर। ठीक है, 3 मिरर्स फिलहाल आपको नहीं आएगा, आपके सिलेबस में 2 मिरर्स की लेके कहानी है, 3 मिरर्स वाली कहानी नहीं है। सो ये मत बोलना कि सर अगर 3 मिरर हो, अगर 4 मिरर हो, है पॉसिबल है, प्रैक्टिकली है, बट आपके सिलेबस में नहीं है। अब 2 मिरर ले लिए गए हैं, दोनों परपेंडिकुलर है तो डिग्री 90 हो गया, और यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, सपोज करो कि इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हमको बोल दिए गए हैं ए। मैं कोऑर्डिनेट्स इसलिए बता रहा हूं बिकॉज़ कई बार ऐसा क्वेश्चन देके बोल देंगे कि जितनी भी इमेजेस बन रही है उन सबके कोऑर्डिनेट्स बता दो। ठीक है, तो पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इमेजेस कहां-कहां और कितनी बनेगी। अब अच्छा लोग, एक इमेज इसके कारण बनने वाली है, एक इमेज इसके कारण बनने वाली है, वो तो फॉर श्योर है। चलो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये कितने दूरी पे है? ए दूरी पे। बच्चा ए का मतलब क्या होता है? ये हो गया आपका x वाली दूरी, x वाली दूरी a, और ये हो गया आपकी y वाली दूरी, अगेन a। कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब क्या होगा? पहले हम इस मिरर की बात करते हैं, m1, इसको ले लेते हैं m2। सो जितने दूरी पे डिस्टेंस है उतनी ही दूरी पे इमेज भी हो जाएगी, दिस वन। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? देखो यहाँ पे नेगेटिव कौन हुआ? x नेगेटिव हुआ, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -ab। अच्छा y तो उतना ही है ना, इसको y एक्सिस मानो, इसको x एक्सिस मानो। सो y सपोज अगर पहले 2 था, ये 2 था, तो अभी भी ये 2 ही रहेगा। सो y एक्सिस चेंज नहीं हो रहा, लेकिन x नेगेटिव में आ गया, और इसको हम बोल देते हैं I1। इसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ करो। सो एक रिफ्लेक्शन इधर, एक 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे आएगा और वापस वहीं से लौट जाएगा, और इसके लिए हम ये बना लेते हैं। ओके, सेम चीज इसके लिए रिपीट करो। ये b डिस्टेंस दूरी पे है, सो यहां पे कहीं हमको इमेज मिलेगी, इसको हम बोल देते हैं I2, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? देखो अब की बार x चेंज नहीं हो रहा है, x y का y हो जाएगा -b। तो यहां से एक रिफ्लेक्शन ऐसे, ये इस टाइप से इसका रे डायग्राम हो गया। तो 2 इमेजेस तो बन गई। इसके बाद क्या? अब बच्चा देखो, जितनी भी रेज आ रही टकरा के ऊपर, यहां से जितनी भी रेज आ रही टकरा के ऊपर, यहां से कुछ रेज आएगी जो टकरा के ऐसे निकलेगी। देखो इमेजिन करो, इमेजिन करना सीखो बच्चा, फिजिक्स का मतलब ही होता है इमेजिनेशन। यहां से कोई रेज इधर भी आएगी, यहां निकल जाएगी, यहां निकल जाएगी। अब ऐसी कुछ रेज भी होगी जो पहले यहां टकराएगी, फिर यहां टकराएगी, है कि नहीं? और अगेन कुछ रेज ऐसी होगी जो पहले यहां टकराएगी और फिर यहां टकराएगी। मैं दोनों ले लेता हूं, एक ले लेता हूं मैं ये वाली, एक ले लेता हूं मैं ये वाली। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये 2 रेस कौन सी है? ये 2 रेस वो वाली रेस है जो एक मिरर से टकरा के फिर दूसरे मिरर से टकराएगी। ये जा रही है इधर, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा डिस्टेंस चेंज कर लेते हैं। ये जा रही है इधर एंड ये जा रही है यहां कहीं। ओके, अब होगा क्या बच्चा? ये टकरा के इधर कहीं निकल जाएगी। ये पहले तो यहां से आई, टकराई, यहां पे टकराएगी, फिर निकल जाएगी। मतलब यहाँ पे डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? डबल रिफ्लेक्शन। बच्चा आप स्टैंडर्ड 10 में पढ़ चुके हैं, डबल रिफ्लेक्शन, ट्रिपल रिफ्लेक्शन। दिस इज नॉट द न्यू टर्म फॉर अस।
अब यहां पे टकराएगी, फाइनली ये कहीं यहां से बाहर, यहां पे टकरा के ये फाइनली यहां से कहीं बाहर। क्या ये दोनों रेस एक दूसरे को मिली? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस रेस को पीछे एक्सटेंड करेंगे। जब आप इन दोनों को पीछे एक्सटेंड करोगे तो बच्चा लोग ये यहां के दूर आके एक दूसरे को मिलेगी, यानी इधर एक और इमेज हमारी बनेगी, इसको हम बोल देंगे I3। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चा? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -a -b। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -a, मतलब x और y दोनों नेगेटिव हुआ के बच्चा लोग, बस ये सिर्फ 3 इमेज बनेगी, बिकॉज अब जो भी रेज होगी ना वो सब यहीं पे आके कॉन्साइड हो जाएगी। सो इस केस में जब दो मिरर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो कितनी इमेजेस बनने वाली है? 3 इमेजेस। अगर ये आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है जेडबलई में, ऑब्वियसली आ सकता है, जेडबलई है, लेवल इसका हाई है। अगर जेडबलई में आता है तो क्या हम ये सब करने बैठेंगे? नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा, हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है और एक फॉर्मूला भी है। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे बच्चा, हम डायरेक्टली किसी चीज को रट्टा नहीं मारेंगे। पहले हम चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, फिर उसका हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। बच्चा लोग, इस क्वेश्चन में से कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ I1, I2, I3, या व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, या तो फिर इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम, कितनी इमेजेस बन सकती है। कई सारे सवाल यहां से निकल के आ सकते हैं, आपको सारी चीजें याद रखनी है। देखो, अगर बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क 3 मार्क में क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी, ठीक है। आंसर सही है कि गलत वो पता लगा सकते हो शॉर्ट ट्रिक से, बट वो शॉर्ट ट्रिक बोर्ड एग्जाम में वैलिड नहीं है, वो तो सिर्फ एमसीक्यू लेवल या 1 मार्क लेवल के लिए चलेगी। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट समझना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अब चलो परपेंडिकुलर का एक और केस ले लेते हैं। सपोज करो कि एक मिरर मैंने यहां रखा है और उसके कुछ दूरी पे दूसरा मिरर इस साइड रख लिया है। पहले क्या हो रहा था, दोनों मिरर एक दूसरे को टच कर रहे थे, बट अब की बार दोनों मिरर काफी दूर है। एक काम करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। अब हो क्या रहा है, मैं जस्ट इसकी एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, मिरर नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके सिंपली एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। ये दोनों एक्सिस कैसे हैं? 90 डिग्री पे। अब इस समय क्या होगा, सपोज करो कि हमने कोई ऑब्जेक्ट को यहां रखा हुआ है। अब होगा क्या बच्चा लोग, पहले दो केस तो वैसे के वैसे रहेंगे, I1 I2। इसके कारण एक इमेज बनेगी, इसके कारण एक दूसरी इमेज बनेगी, ठीक है। थोड़ा इसको नजदीक ले लेते हैं भाई, एक मिनट, थोड़ा नजदीक ले लेते हैं। ओके, इसको अगेन फिर से हम बोल देते हैं AB, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस B। सो यहाँ पे क्या होगा, जितने डिस्टेंस पे ये है उतने डिस्टेंस पे इसकी इमेज बनेगी। इसको हम I1 बोल देते हैं। रे डायग्राम ड्रॉ कर लो, एक ऐसे, एक ऐसे, ये पीछे, ये पीछे। सिमिलरली नीचे के लिए भी कर लेते हैं। इसमें 90 डिग्री वाले है, 90 डिग्री बनेगा ना, दोनों परपेंडिकुलर है लेकिन दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, कुछ दूरी पे पड़े हुए हैं। पॉइंट ए भी है, वो भी स्ट्रेट लाइन जाएगी। हाँ, आप लेके जा सकते हो। देखो, हमें इमेज बनाने के लिए 2 रे चाहिए होती है। अब आप उसको 90 डिग्री पे लो कि कोई भी एंगल पे लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम 2 रे चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपको ये वाली नहीं लेनी है तो आप ये वाली भी ले सकते हैं, तो वो भी इधर ही आके इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। कोई भी 2 रे आप ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम 2 रे ले लेते हैं और मान लो कि इमेज यहाँ पे बन रही है। ओके, और इसको बोल देते हैं I2। अब बच्चा, क्या ये वाला केस इधर पॉसिबल है? भाई यहाँ अगर कोई रिफ्लेक्शन आएगा सो टकरा के यहाँ नीचे भी जा सकता है। मतलब है कि देखो, अगर वो यहाँ पे आएगा टकरा के इधर जाएगा, वो पीछे एक्सटेंड करूंगा तो इधर कहीं जाएगा, या तो वो रे सीधा बाहर निकल जाएगी
देखो चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज करो आपने ये एक रे ली, ये आके इधर टकरा भी रहा है, ये इधर निकल रहा है, लेकिन इसका रिफ्लेक्ट, इसको पीछे एक्सटेंड करो तो ये यहां आ जाएगा। अब सेम चीज हम यहां से कर लेते हैं। कोई एक रे यहां से ले ली, ये रिफ्लेक्ट होके इस पर टकराया, ये यहां से निकल गया और ये रे यहां पे ले ली। बच्चा जरा ध्यान से देखो, क्या ये और ये इसको टच कर रहे हैं? जब तक टच नहीं करेंगे तब तक इमेज बनेगी ही नहीं। सो या तो क्या होगा, या तो ये टकरा के सीधा बाहर निकल जाएगा, या तो टकरा के इतना दूर रिफ्लेक्ट होगा, एंगल इतना बड़ा होगा कि ये रे कभी किसी को टच हो ही नहीं पाएगी। इसका मतलब इस केस में सिर्फ 2 इमेजेस ही बनेगी। कितनी? सिर्फ 2 इमेजेस। कब? जब आप मिरर को एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पे रहते हैं, दोनों के एक्सिस परपेंडिकुलर है लेकिन दोनों दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अगर टच करेंगे तो 3, टच नहीं करेंगे तो 2। क्लियर बच्चा लोग? ओके, अब हम देख लेते हैं केस नंबर 3। बच्चा अभी तक हमने क्या देखा कि अगर 2 मिरर पैरेलल है तो क्या, 2 मिरर परपेंडिकुलर है तो क्या। अब अगर मान लो कि उनके बीच में कोई एंगल बन रहा है, आपको ये एक मिरर दिया हुआ है M1 एंड ये कोई मिरर दिया हुआ है M2 और यहां पे कई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट जो है बच्चा, मैं क्या कर रहा हूं, इसके सेंटर से ये जहां पे दोनों मिरर टच कर रहे हैं ना, वहां से ऑब्जेक्ट तक की एक लाइन रोकी एंड बोल देते हैं कि M1 के साथ जो एंगल बन रहा है वो है अल्फा एंगल और M2 के साथ जो एंगल बन रहा है वो बीटा एंगल। सो टोटल एंगल कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा। जब ऐसी कोई सिचुएशन, कब? देखो बेटा ये कुछ भी हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा कुछ भी हो सकता है, 90 180 कुछ भी एंगल, एनी एंगल कैन पॉसिबल, 45 30 60 50 53 कुछ भी पॉसिबल है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों के बीच में है। बीच में होने का मतलब है कि अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम हो जाए। अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों एंगल सेम होगा, उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। अगर अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है, देखो सिमेट्रिक का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सो ये ऑब्जेक्ट है, दोनों के साथ 30 डिग्री बना रहा है और टोटल डिग्री हो रही है 60। अगर एंगल सेम नहीं है, एंगल अलग अलग है, तो उसको हम बोलेंगे असिमेट्रिक। क्या कहा जाएगा? असिमेट्रिक। जिसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट सपोज करो पहले वाले के साथ 20 बना रहा है, दूसरे वाले के साथ 40 बना रहा है, कुछ भी हो सकता है, अलग होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? सो इस समय क्या तरकीब लगानी है वो हम देखेंगे। बच्चा एक तो होता है इसके अंदर सर्कल कॉन्सेप्ट, बट सर्कल कॉन्सेप्ट हम नहीं समझेंगे, हम डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। चलो मैं आपको जस्ट एक हिंट के लिए बता देता हूं कि ये सर्कल कॉन्सेप्ट होता क्या है। ये जो मिरर बन रहे हैं, मैं उन मिरर को एज ए रेडियस यूज करके एक सर्कल बना रहा हूं। इन मिरर्स को मैंने एज ए रेडियस यूज करके एक सर्कल बना दिया और ये ऑब्जेक्ट है। अब बच्चा ये ऑब्जेक्ट पहले वाले से अल्फा डिग्री दूर है, सो इसकी जो इमेज बनेगी इस M1 के कारण, ये M1 ये M2, M1 के कारण जो इमेज बनेगी, सपोज करो कि उसकी इमेज यहां कहीं बन रही है, तो वो भी अल्फा एंगल बनाएगा। बोलो सही है? अब बोल देता हूं ये वाला बीटा एंगल है, तो M2 के कारण जो है इमेज बनेगी वो भी कितना एंगल बनाएगा? ऑब्वियसली बीटा। अभी तक हम क्या ले रहे थे? अभी तक हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, अब हम एंगल की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट इमेज से जितना एंगल दूर होगा, इमेज भी उतना ही एंगल दूर होगी। सो यहां से अल्फा दूर, तो इमेज भी अल्फा बन गई। ओके, अब ये जो इमेज आई, क्या वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा? देखो ना, ये मिरर है M2 और यहां पे कई, देखो यहां पे कई इमेज है, इसको मैं I1 बोल देता हूं, इसको मैं कहां गया, इसको मैं I2 बोल देता हूं। तो ये जो I1 है बच्चा, देखो ना, ये तो मिरर के फील्ड ऑफ व्यू में आ रही है, इसका मतलब इसकी वापस इमेज बनेगी और इसकी इमेज इधर कहीं बनेगी।
इसकी इमेज यहां कहीं बनने वाली है, कितनी दूर बनेगी? तो इस मिरर से ये M2 से कितना दूर है? अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सपोज करो कि यहां कहीं इमेज बन रही है, यहां कहीं, तो अब क्या होने वाला है? ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? M2 से यहां ड्रॉ कर दो, 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अल्फा बीटा, इससे कितना दूर है? अल्फा अल्फा बीटा दूर है ना, तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा एंड बीटा दूरी पे। सिमिलरली ऐसा ही कुछ यहां भी बनेगा, और वो M1 से कितना दूर होगा? देखो ये जो हमारा I2 है, ये I2 M1 के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसकी इमेज बनेगी बीटा बीटा अल्फा, यानी कि 2 बीटा प्लस अल्फा। ऐसे करते 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 इमेज बनती जाएगी। कब तक इमेज बनेगी? जब तक ये एंगल मिरर से एंगल 180 डिग्री ना हो जाए। बच्चा लोग देखो, अगर इमेज सपोज कोई इमेज यहां बन रही है, तो क्या अब ये ऑब्जेक्ट जैसा काम आ सकता है? आप मिरर को यहां रखो, ऑब्जेक्ट को यहां रखो, क्या इसकी इमेज बनेगी? सोच के बताना। अरे फील्ड ऑफ व्यू ऐसे होती है ना, फील्ड ऑफ व्यू जो है वो ऐसे होती है, ऐसे थोड़ी ना होती है फील्ड ऑफ व्यू। हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, कॉनकेव में कुछ अलग होगा, आगे देखेंगे हम स्फेरिकल मिरर्स। तो सीधी सी बात है कि पहले इमेज यहां बनी, यहां बनी, यहां बनी, यहां बनी, करते 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 जैसे ही एंगल 180 डिग्री पहुंच गया, इमेज का बनना बंद हो गया। यानी कि यहां पे इमेज कब तक बनेगी? टिल एंगल ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एनी मिरर बिकम्स 180 डिग्री। बट ये जो तरीका है ना, देखो ये भी एक तरीका ही है नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का, बट बच्चा ये जो तरीका है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा एंड थोड़ा टाइम भी लेगा। इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, लेकिन इस पे वर्कआउट नहीं करेंगे। हम एक दूसरा फॉर्मूला, दूसरी शॉर्टकट देखेंगे, ठीक है? सो आपको ठीक है, अगर आप किसी बुक में देखते हो तो आपको पता होना चाहिए क्या है, इसलिए मैंने बता दिया, बट इस पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। सो किस पे फोकस करेंगे? चलिए आइए देखते हैं। अब अच्छा लोग, सर्कल मेथड हमने इसलिए पढ़ा था बिकॉज वहां पे भी एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था कि इमेज कब तक बनती जाएगी? जब तक डिग्री 180 ना हो जाए। उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हुए एक शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। अब अच्छा, ये जो मेथड मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक मेथड है आंसर निकालने का, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये सवाल गलत है, बस एक ही जस्ट तरीका है। बच्चा जैसे मैथ्स करते समय कई सारे शॉर्टकट फॉर्मूलाज होते हैं ना, कि ऐसा कर लो तो आंसर आ जाएगा, लेकिन क्यों करते हैं पता नहीं, बस एक शॉर्टकट मेथड है, नथिंग एल्स। हमें क्या करना है, आप पहले तो यहां पे लिख लो M1, यहां पे लिख लो M2। ऑब्जेक्ट का M1 के साथ कितना एंगल? अल्फा एंगल। ऑब्जेक्ट का बीटा M2 के साथ कितना एंगल? बीटा एंगल। आप क्या करेंगे, एक क्रॉस लाइन खींचेंगे और इसके बीच का एंगल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों का टोटल। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन पे आने वाले सभी एंगल्स को ऐड करेंगे, इस लाइन पे आने वाले सभी एंगल्स को ऐड करेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? अल्फा प्लस 2 बीटा। तो बच्चा यहां पे भी अल्फा प्लस 2 बीटा मिल रहा था। सिमिलरली इस लाइन पे आने वाले एंगल्स को ऐड करो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 2 अल्फा प्लस बीटा। और ये भी हमको यहां मिला था, सर्कल कॉन्सेप्ट में मिला था। सो एक्चुअली ये मेथड है ना, ये सर्कल कॉन्सेप्ट को देखते हुए बनाई गई है। अच्छा, अब क्या करेंगे, फिर से एक क्रॉस लाइन ले लो, यहां से एक लाइन यू, यहां से एक लाइन यू, फिर से एक क्रॉस लाइन ले लो, एंड वापस है इसका एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, मतलब जितना टोटल एंगल है उसको हमेशा सेंटर में एज इट इज लेना है। अगेन इस लाइन पे आने वाले एंगल को ऐड कर दो, सो अल्फा प्लस 2 अल्फा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसको ऐड करो, सो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। अगर आप सर्कल में, उस सर्कल में आगे जाते हैं तो ये दो एंगल फिर से मिलते हैं। ऐसा करते जाना है, करते जाना है, कब तक? जब तक 180 ना आ जाए। हमने क्या बोला था,
180 के आते ही इमेज बनना बंद हो जाएगा। सो अगर कभी ये मेथड यूज करते करते 180 या 180 से ज्यादा आ जावे, मतलब वहां पे इमेज बनना बंद हो गई है। एग्जांपल देखिए इसके, ये तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, चलो एग्जांपल देखते हैं, बहुत मजा आएगी। दो मिरर है, ऑब्जेक्ट को यहां ले लिया, एक के साथ हमने 20 डिग्री बना लिया, एक के साथ हमने 30 डिग्री बना लिया। पूछा गया है हाउ मेनी, ये M1 ये M2, हाउ मैनी इमेजेस विल फॉर्म, कितनी इमेजेस बनेगी। वो वाले फॉर्मूला हम वो मेथड यूज करते हैं। M1 M2, M1 के साथ कितना एंगल है 20, M2 के साथ कितना एंगल है 30, दो क्रॉस लाइन कर लो, दोनों का एडिशन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब क्या करना है, यहां आने वाले को ऐड करो, 20 प्लस 50 70, यहां आने वाले को ऐड करो 50 प्लस 30 60, बोलो सही है 80, सॉरी 80। फिर से प्रोजेक्ट चेक करो कि क्या ये 180 है, नहीं 180 से छोटे हैं, तो ये प्रोसेस को आगे करते रहो, एक क्रॉस लाइन एक क्रॉस लाइन, अगेन बीच का एंगल कितना हो गया 50 डिग्री, इसको ऐड करो 130, इसको ऐड करो 120, क्या 180 आ गया, नहीं आगे और करो, मैं इसका नीचे आगे लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं, ऐसे करते ही ना, इधर है 120, इधर है 130, इसी को मैंने कंटिन्यू किया है बच्चा। इसका बीच का एंगल फिर से 50, फिर से ऐड करो 170 180, क्या 180 आ गया, बस अब स्टॉप कर दो। 180 जैसे मिल जाएगा ना उसको स्टॉप कर दो। अब कौन कौन सी इमेज बनेगी, 180 से कम वाली, हम वही तो देख रहे हैं कि यार जैसे 180 पे पहुंचेगा इमेज बनना बंद हो जाएगी, तो 180 के सिवाय सबको काउंट कर लो, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे कितनी इमेजेस बन रही है 7 इमेजेस, कितनी 7 इमेजेस यहां पे बन रही है। हमने क्या किया, 180 वाले को काउंट नहीं करना है, 180 वाले को काउंट नहीं करना है, याद रखना। ओके, अब इसमें भी 5 इमेज नहीं होगी। अच्छा बच्चा लोग यहां ध्यान देना, मैं तो इसी चीज को वापस यहां लिखा था, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, माय मिस्टेक। सो एक्चुअली 5 इमेजेस बनेगी यहां, बिकॉज इसी चीज को हमने यहां लिखा था, तो इमेजेस कितनी बनी, ओनली 5। अब अच्छा यहां पे चीजें खत्म नहीं होगी, एक छोटा सा ट्विस्ट और है, वो ट्विस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। चलिए, अच्छा स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्वेश्चन देखा था उसमें एक्चुअल में 7 इमेजेस ही बनेगी। क्यों? बिकॉज हमने स्टार्टिंग में जो 20 और 30 लिखा था ना, उसको भी हमको काउंट करना है। वो जो एंगल जो बाय डिफॉल्ट दे रखे हैं उसको भी हमें काउंट करना है। क्यों बच्चा? बिकॉज सबसे पहले तो M1 के कारण इतना दूर होगा, M2 के कारण, सॉरी M1 के कारण इतनी इमेज दूर होगी और M2 के कारण इतनी इमेज दूर होगी, सो उसको भी तो काउंट करना है। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली में 7 ही आएगा। उन दो को काउंट, 120 और 130 जो लिखा था उसको काउंट नहीं करना है, स्टार्टिंग के एंगल्स को काउंट करना है। ठीक है, अब चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन हमको दो मिरर्स दिए हुए हैं, M1 एंड M2। ये ऑब्जेक्ट देके रखा है, ये एंगल दे दिया है हमको 20 और ये एंगल दे दिया है हमको 40। लेट मी जस्ट, हाँ ठीक है। अब अच्छा इसमें हमको बनाना है, चलिए शुरू हो जाए। M1 M2, ये एंगल कितना है M1 के साथ 20, ये एंगल कितना दे रखा है 40। एक क्रॉस लाइन, बीच में 20 प्लस 40 60, इनका एडिशन करो कितना आ गया 100, इसका एडिशन करो कितना आ गया 80। क्या 180 है? नहीं, तो आगे कंटिन्यू करो। एक और क्रॉस लाइन, बीच में 60, 100 प्लस 60 160, 80 प्लस 60 140। क्या 180 है? नहीं, आगे बढ़ो।
जब तक 180 नहीं आवे तब तक ये गाड़ी चलाते रहने। बीच में अगेन 60, 160, 60, 220, 140, 60, 200। क्या 180 आ गया या 180 से ज्यादा आ गया? यस। तो अब गाड़ी रोक दो। काउंट किसको करना है? जिसका 180 से कम हो उसी को। मतलब ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। 220 नहीं, 200 नहीं। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मिरर इधर पड़ा है और आपका ऑब्जेक्ट यहां कहीं पड़ा है, 180 से भी आगे। आप खुद सोचो कि क्या इस ऑब्जेक्ट की इसके कारण इमेज बनेगी? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, कितनी इमेजेस बनी यहां पे? नंबर ऑफ इमेजेस 1 2 3 4 5 6 इमेजेस यहां पे बनी, लेकिन 6 आंसर नहीं। मैंने कहा था ना एक ट्विस्ट है। बच्चा लोग आपको ये चीज चेक करनी है कि जब आप इन तीन का, कौन से तीन का? इन तीन का, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, इन तीन का अगर आप एडिशन करते हैं और वो एडिशन इक्वल आता है 360 डिग्री, तो इसका मतलब है कि वो दोनों इमेज कोइंसाइड हो रही है। बच्चा ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि इसके कारण एक इमेज यहां कहीं बने, इसके कारण वही इमेज वापस यहां बन जाए। समझ रहे हो? दोनों के कारण इमेज ऐसी बन रही है जो एक के ऊपर एक आ गई। हमें दिखाई कितनी देगी? इमेज दो अलग अलग बन रही है, बट एक के ऊपर एक होने के कारण हमें दिखाई कितनी देगी? सिर्फ एक। तो देखो यहाँ पे क्या किसी का समेशन 360 हो रहा है? 20 60 80, 80 प्लस 20 120 नहीं, 100 प्लस 60 160, 160 प्लस 80 240 नहीं, 140 प्लस 60 200, 200 प्लस 160 यस। इन तीनों का एडिशन हो रहा है 360 डिग्री। इसका मतलब कि ये दोनों इमेज 140 डिग्री वाली और 160 डिग्री वाली दोनों इमेज क्या हो रही है? कोइंसाइड हो रही है। तो मतलब इमेजेस आर कोइंसाइडिंग। तो हम क्या करेंगे? जो हमारा आंसर था उसमें -1 यानी एक्चुअली 5 इमेजेस बनेगी। हम इसको काउंट नहीं करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को काउंट नहीं करेंगे बिकॉज वो कोइंसाइडिंग हो रही है। तो आप जब भी ये मेथड करें आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या 360 बन रहा है या नहीं। ठीक है, अब अच्छा लोग, इससे पहले हमने 180 लिया था। देखो कंडीशन से अप्लाई, जब वो टच हो रही हो 180 डिग्री लेके चलो। जब दोनों के बीच का 180 था ना पैरेलल, बच्चा पैरेलल मतलब क्या होता है? दोनों के बीच 0 डिग्री बोल सकते हो। अच्छा 0 डिग्री समय क्या होगा यार? देखो एक चीज यहां ध्यान दो, चलो मैं इसको रखता हूं। जो हमने आज का सबसे पहला केस देखा था, दोनों पैरेलल, दोनों 0 डिग्री, सो दोनों के बीच में कितना एंगल आएगा? 0। अब यहां पे भी कोई एंगल नहीं है। देखो अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां लेता हूं तो क्या ऑब्जेक्ट कोई एंगल बना रहा है? ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एंगल इसके साथ कितना है? मेरे ख्याल से कोई एंगल ही नहीं बन रहा। देखो लाइन जॉइनिंग, अच्छा 90 भी बोल दो, चलो सपोज 90 भी बोल देते हैं। लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड मिरर। हम एंगल कौन सा देखते हैं? जो इंटरसेक्शन से लाइन ड्रॉ की जाती है ऑब्जेक्ट तक की और मिरर के बीच का। अब पहली चीज तो इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा। अब आपको जो लेना है ले लो, 0 लेना है 0 लो, 90 लेना है 90 लो। क्या होगा? 90 प्लस 0 90, 90 प्लस 0 90, फिर से 0, 90 प्लस 0 90, 90 प्लस 0 90। क्या 180 आएगा कभी? 180 कभी आएगा ही नहीं। गाड़ी चलती जाएगी। हमारा आंसर क्या था? इंफिनिटी। याद आया? हमारा आंसर क्या था? इंफिनिटी। सो गाड़ी चलती जा रही, तो देखो आ गया आंसर इंफिनिटी। समझ आ रहा है? फिर उसके बाद हमने क्या लिया था? 90 डिग्री लिया था। दो मिरर एक दूसरे को 90 डिग्री पर टच कर रहे हैं एंड मान लेते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है कोई भी एंगल बना रहा है ना, XYZ कोई भी एंगल बना रहा है। सपोज करो कि चलो 45 ले लेते हैं, ठीक है? सो 45 एंड बीच का 90 डिग्री। क्या ये मेथड यहां वैलिड है? हम चेक कर रहे हैं क्या ये मेथड यहां वैलिड होगी?
45 प्लस 90 135। अगेन ये भी कितना आ गया 135। फिर से 90 135 प्लस 90 कितना हो जाएगा 225, राइट 225। अब ये तो वैसे काउंट नहीं होगी बच्चा, इन दोनों का एंगल सेम है, सेम एंगल को थोड़ी ना हम काउंट करेंगे। तो वो 360 हो जाएगा। क्या 360 हो रहा है यहाँ पे 135 135 270 एंड 360। अगेन देखो देखो ये दो एंगल तो बनेगा, एक 45 पे इधर, एक 45 पे इधर। अब इन दोनों में से हम एक ही तो काउंट करेंगे बिकॉज़ 360 हो रहा है। ये कट कितनी इमेजेस आ गई 1 2 3, मेरे ख्याल से हमने 3 इमेजेस देखी थी, याद आया? अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर क्या कोई इसकी फॉर्मूला नहीं है, क्या ये शॉर्ट ट्रिक ही है? तो बच्चा शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ एक फॉर्मूला भी है, आइए देखते हैं। एग्जाम में कौन सी यूज करें जो आपको पसंद हो। देखो कभी कभार ना एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मूला, या विच ऑफ द, जैसे भी अपने सर्कल मेथड किया वहां से कोई कॉन्सेप्ट उठ के आवे। तो पढ़ना तो हर एक चीज है, फिर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन यूज क्या करना है वो आप पे डिपेंड है, बाकी हमें सीखना तो सब कुछ है। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ इमेजेस। अब बच्चा इसकी एक फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन थीटा, जहां पे थीटा है एंगल बिटवीन मिरर्स। बच्चा दो मिरर के बीच का एंगल, हम 20-30 लेते तो 50, हम 45-45 लेते तो 90, हम 10 और 80 लेते तो 90, मतलब मिरर के बीच का एंगल, ऑब्जेक्ट और मिरर में, दोनों मिरर के बीच का एंगल। इसकी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, उसको बोल देते हैं हम n। अब अगर ये वाली वैल्यू n, दो केस पॉसिबल है, या तो ये इवन वैल्यू होगी या तो ये ऑड वाली वैल्यू होगी। देखो बच्चा लोग एक्चुअली ना इस फॉर्मूला की लिमिटेशन है क्या, कि अगर आंसर पॉइंट में नहीं है, एक रियल नंबर है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये फॉर्मूला काम आएगी। लेकिन अगर पॉइंट में आंसर आ गया, भाई 360 डिवाइड बाय 50 करो, डिवाइड बाय 80 करो, तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो उस समय पॉइंट वाला इवन होता है कि ऑड, पता है किसी को? 5.3 इवन है कि ऑड है? मुझे तो नहीं पता, बिकॉज डेसिमल नंबर इवन ऑड हम क्लासिफाई कर ही नहीं सकते। तो अगर पॉइंट में आंसर आएगा तो बच्चा ये मेथड फेल हो जाएगी। समझ गए? चलिए 99% आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसी ही वैल्यू दी जाती है जिसकी वजह से ये इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा अगर इवन है तो इवन में हमेशा नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n-1, मतलब जितनी वैल्यू ये आई है उसमें -1 कर दो, हमेशा 100%। मतलब अब इस समय हो सकता है कि कंडीशन हो सिमेट्रिक या कंडीशन हो अनसिमेट्रिक या असिमेट्रिक, चाहे कोई भी कंडीशन हो, आंसर हमेशा यही रहेगा n-1। कब? जब ये वैल्यू इवन आएगी तब। अब अगर यही वैल्यू ऑड आ जाती है तो मतलब यहां पे सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब 45-45, 30-30, 20-20 सेम एंगल आते हैं तो उसको सिमेट्रिक कहते हैं। तो उस समय फॉर्मूला हो जाएगी n-1 सेम। लेकिन अगर n की वैल्यू ऑड है और वो असिमेट्रिक है तो उस समय आंसर आएगा n, मतलब जितनी वैल्यू इधर आई उतनी ही इमेजेस बनेगी। ठीक है? नंबर ऑफ इमेजेस आप चाहो तो करके देख लो। हमने परपेंडिकुलर वाला देखा था जिसमें हमने 45 लिया था, है ना? कितना आंसर आता था? 3। कितनी इमेज बनी थी? 3। चलो ट्राई करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहां करूं, सबसे पहले हम करेंगे 360 डिवाइड बाय 90 टोटल एंगल। आंसर कितना आ जाएगा? 4।
4 क्या है, एक इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना आ जाएगा 4 - 1 3। क्या आंसर भाई आया? यस। अब सपोज करो कि 20 30 है या 20 और 40, जो मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया 20 40, 25 40 उस समय कितना है, हम 20 40 लेके चलते हैं अभी के लिए। सो 360 डिवाइड बाय 60। तो आई थिंक जो मैं सबसे पहला एग्जांपल देखा था 20 40 20 का एग्जांपल देखा था सबसे पहले, तो आंसर कितना आया 6। इवन नंबर, तो इवन में कुछ भी हो तो n - 1 5 इमेजेस, ठीक है। अब अगर सपोज करो कौन सा एंगल लेवे, 50 लेवे, तो 50 में तो आंसर नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। अगर कभी ऑड नंबर आए तो बस इस चीज का ध्यान रखना, सिमेट्रिक है कि असिमेट्रिक। सो बच्चा लोग इस तरीके से फॉर्मूला से हम ढूंढ तो सकते हैं, बट जैसे कि मैंने कहा कंडीशंस अप्लाई।